दो बहनें एबी और बेथ एक शांत पल साझा कर रही थीं। बेथ ने कुछ फूल काटे, बताते हुए कि वे मुरझा रहे थे, लेकिन एबी ने कहा कि उन्हें बचाने का कोई तरीका हो सकता है। उनकी मां के निधन के बाद बेथ एबी के जीवन का केंद्र बन गई। सब कुछ स्थिर था जब तक कि बेथ को लाइलाज कैंसर का पता नहीं चला। खबर ने एबी को तोड़ दिया, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने देखा कि एक निजी क्लिनिक उसकी बहन की मदद कर सकता है, लेकिन यह उसकी पहुंच से बाहर था। एबी को समझ आया कि उसे जल्दी पैसे चाहिए, इसलिए उसने यूरोप और रूस की ठंडी सीमा पर भूविज्ञानी की नौकरी ले ली, भले ही उसके पिता ने मना किया था। पापा, यही तरीका है जिससे हम क्लिनिक का भुगतान कर पाएंगे। हमने पहले भी इस पर बात की है। पहाड़ों में यूरेनियम खोजना काम था। इसमें बहुत जोखिम थे, यहाँ तक कि मृत्यु का भी खतरा था, लेकिन वेतन इतना था कि उसने हाँ कर दी। एबी ने पूरी तरह समर्पण किया, फिर भी उसकी टीम यूरेनियम नहीं खोज सकी। कुछ नहीं। उसने पहाड़ों और जंगल में और अंदर जाने का सुझाव दिया। उसके साथी ने मना कर दिया, कहा कि यह असुरक्षित है और चेताया कि वे रूसी सीमा के करीब हैं। वह चिंतित थी कि कंपनी ने इलाज शुरू करने के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया। पैसे के लिए परिणाम चाहिए। उसने अकेले और गहराई में जाने का निर्णय लिया। उसके साथी ने जंगल के खतरों का जिक्र किया और कहा कि वह नहीं जाएगा, इसलिए उसने उसकी बंदूक ली और अकेले निकल पड़ी। लंबी पैदल यात्रा के बाद उसने अजीब आवाजें सुनी और हथियार उठा लिया। आवाज नीचे पड़े काले पत्थर से आ रही थी। जिज्ञासावश उसने उठाया और देखकर चौंक गई कि यह किसी भी चीज से अलग था जो उसने पहले नहीं देखा था। यह सोचते हुए कि यह काफी मूल्यवान है, वह इसे लेकर अपने बेस पर लौटी और इस खोज को कंपनी से छुपा लिया। एबी ने सोचा कि इस अनोखे पत्थर को बेचकर बेथ के इलाज के लिए पैसे मिल सकते हैं। इसी बीच उसके पिता का फोन आया और उन्होंने बताया कि बेथ की हालत बिगड़ गई है। एबी ने अपनी खोज के बारे में बताया और कैसे यह उसकी बहन की मदद कर सकता है। उसने कहा कि उसकी बहन दर्द में थी और उसे बेहोश किया जाने वाला था। अचानक बिजली जाने से कॉल कट गई। एबी ने फौरन घर लौटने का सोचा। उसने सहकर्मी से स्टेशन तक छोड़ने को कहा। रास्ते में उसने कहा कि शायद वह लौटेगी नहीं, क्योंकि उसके पिता को उसका काम पसंद नहीं था। उसने दूरस्थ क्षेत्र छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर लिया और पायलट ने उसे ओइशा के बारे में बताया, जिस भूमि के ऊपर वे उड़ रहे थे। उसने बताया कि उसके परिवार वहां रहते थे जब तक रूसियों ने कब्जा नहीं किया। सीमा के पास उड़ते हुए वह जोर से संगीत बजा रहा था ताकि उन्हें याद दिला सके कि यह भूमि उसके पूर्वजों की थी। उड़ान के दौरान उसने खिड़की के बाहर कुछ अजीब देखा। पहले उसे लगा कि वह पक्षी है, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाती, हेलीकॉप्टर उससे टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एबी एक धुंधली याद में बेहोश हो गई थी। एबी अपनी नई नौकरी के लिए जा रही थी। उसके पिता ने उससे न जाने के लिए कहा था, लेकिन एबी ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह जल्दी लौटेगी और यह उसकी बहन की मदद करेगा। फिर वह चली गई। जब उसने आंखें खोलीं, तो एक पायलट मर चुका था और दूसरा गंभीर रूप से घायल था। उसने घायल की प्राथमिक चिकित्सा से मदद की और उसने उसे काम करने वाले रेडियो की तलाश करने को कहा। हेलीकॉप्टर की संचार प्रणाली खराब थी, जिससे मदद के लिए कॉल नहीं हो पा रही थी। वह बाहर गई और चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं था। ये समझते हुए कि उसे जल्दी कार्य करना होगा, उसने नक्शा और कंपास देखा और पाया कि सबसे नजदीकी सड़क लगभग 60 किमी दूर है, जो उन हालात में असंभव दूरी थी। उस रात उसने ध्यान आकर्षित करने को आग जलाई और घायल पायलट को ठंड से बचाने की कोशिश की। किसी ने आग पर ध्यान नहीं दिया और बचाव नहीं आया। उसकी कोशिशों के बावजूद अगली सुबह उसने देखा कि वह जीवित नहीं था। हालात से डरी एबी ने सोचा, अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसने मलबे से खाना, बंदूक और नक्शा लिया और अकेले निकल पड़ी। जैसे ही वह जा रही थी, उसने वॉकी टॉकी से संकेत सुना और वापस दौड़ी। डिवाइस का सिग्नल कम बैटरी से कमजोर था, लेकिन उसने इसे हेलीकॉप्टर की बैटरी से चार्ज कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज सुनी। उस आदमी ने कहा कि उसका विमान भी पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसने अपनी जगह के पास एक झील और जंगल का वर्णन किया और स्वीकार किया कि उसकी स्थिति गंभीर थी। उसके गंभीर चोटें थीं और उसका पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका रेडियो भी टूट गया था, जिससे वह मदद नहीं बुला सकता था। उसके पास एक अच्छी एंटीना और रेडियो था जिसे ठीक किया जा सकता था। यही उसका एकमात्र फायदा था, लेकिन उसके पैर मलबे में फंसे थे, जिससे उसे ठीक करना असंभव था। उसने कहा उसका नाम जॉन है। जब एबी ने नक्शा देखा तो पाया कि जॉन का दुर्घटना स्थल लगभग 30 किलोमीटर दूर था, जबकि सबसे नजदीकी सड़क उससे दोगुनी दूरी पर थी। सुरक्षा के बजाय गति चुनते हुए उसने जॉन की ओर जाने का निर्णय लिया।
उसने रेडियो पर चेताया कि रास्ता खतरनाक है और उपकरण भी नहीं चलेगा। एबी ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसे पता था कि समय पर बहन तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता नहीं ले सकती। जैसे ही वह चल रही थी, वे रेडियो पर बात करते रहे। एबी ने भूविज्ञानी के रूप में अपनी पृष्ठभूमि बताई, जिससे जॉन ने सोचा कि वह यूरेनियम खोज रही थी। उसकी टिप्पणी से वह अस्थिर हो गई, क्योंकि उसने यह जानकारी साझा नहीं की थी। एबी ने बताया कि उसे अपनी बहन के लिए पैसे चाहिए और उसकी स्थिति समझाई। उसने कहा कि सबने उसकी बहन से उम्मीद छोड़ दी थी, बस वही थी जो अब भी लड़ रही थी। रास्ते में उसे एक बड़ा जलप्रपात मिला, जिसने उसका रास्ता रोक दिया और उसे मार्ग बदलने पर मजबूर कर दिया। उस रात एबी ने छोटा आश्रय बनाया। आराम से पहले उसने बैग से अजीब काला पत्थर निकाला। उसकी हैरानी थी कि पत्थर उसके हाथों में बदलने लगा। जैसे ही उसने दबाया, वह उसे बार बार घुमाती रही। ये सोचकर चकित थी कि यह कैसे हिल सकता है। उसने जॉन से कहा कि उसने सोचा था कि वह अमेरिकी वायुसेना का पायलट है। जब उसने पूछा कि वह दुर्घटना से पहले क्या कर रहा था, तो उसने बात टाल दी। सुबह उसने बर्फीले इलाके में यात्रा जारी रखी। जॉन ने रेडियो पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने रोका। चिंतित थी कि ज्यादा बात करने से बैटरी खत्म होगी। उसने ध्यान वापस केंद्रित किया आगे के रास्ते पर। जल्द ही वह एक खड़ी पहाड़ी पर पहुंच गई, जो चढ़ना लगभग असंभव लग रहा था। संदेह ने उसे घेर लिया और उसने जॉन से अपनी कठिनाई मानी। उसने कहा कि वह नहीं बच सकती। हर किसी को अपनी सीमाएं स्वीकारनी चाहिए। एबी उनके शब्दों से नाराज हो गई और चेतावनी के बजाय प्रोत्साहन चाहती थी। दृढ़ता से उसने चढ़ाई शुरू की। प्रगति धीमी और कठिन थी, और जब वह पकड़ नहीं बना पाई, उसने सतह में खोदने और पकड़ने के लिए कैंची का सहारा लिया। आधे रास्ते में कैंची टूट गई, जिससे वह और भी कठिन और खतरनाक जगह पर लटक गई। एबी को वह अजीब पत्थर याद आया जो वह साथ लाई थी। उसने इसे पहले भी बदलते देखा था। उसने उसे चाकू बनाया। ये चढ़ाई में काम आया। पत्थर ने चढ़ाई आसान कर दी, मदद की। उसने खुद को ऊपर धकेला और संभालते हुए ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुंचकर उसने वही धूल देखी जो दुर्घटना का कारण बनी थी। पास में कुछ एंटेना दिखे। उसने एंटेना की ओर इशारा करते हुए बड़ा तीर बनाया और आग जलाई, ताकि लोग उड़ते हुए इसे देखा और घरों की ओर बढ़ गए। जॉन की आवाज रेडियो से आई। उसने चेताया कि वह रूसी सीमा के पास है। उसने कहा कि सीमा पार करने पर सैनिक गोली चलाने में नहीं हिचकिचाएंगे। डर से वह लगभग लौट गई। वह पीछे हटने ही वाली थी कि फिसलकर ढलान से गिर गई। गिरने से उसे चोट आई। उसने जल्दी से पट्टी बांधी और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जैसे ही रात हुई, उसे कुछ दिखाई दिया। एक छोटी बस्ती जैसी जगह। सुरक्षा की उम्मीद में वह अंदर गई, पर खाली पाया। थकी भूखी वह रात भर रुकी। जो खाना मिला वह खराब था। उसने खाना चाहा, पर खा नहीं पाई। इसलिए उसने इंजेक्शन पर भरोसा किया। आराम से पहले थोड़ी ताकत ले लें। याद में बेथ ने एबी से कहा कि वह उसे अस्पताल से बाहर ले जाए और उसके आखिरी दिनों में साथ रहे, यह मानते हुए कि वह मरने वाली है। लेकिन एबी ने मना कर दिया और कहा कि वे बेथ की इच्छा के अनुसार सब कुछ उसके इलाज के बाद करेंगे, और चली गई। बेथ ने एबी से कहा कि वह खुद को धोखा दे रही है। अगली सुबह बाहर की आवाजों से वह जागी और पास एक रूसी सैनिक दिखा। जैसे ही पकड़े जाने का ख्याल आया, वह घबरा गई। उसने तुरंत छिपने की कोशिश की, लेकिन सैनिक को शक हो गया और वह अंदर आ गया। एबी ने बंदूक तैयार रखी थी और जैसे ही वह सामने आया, उसने उठा ली। उसने भी उस पर हथियार तान दिया और अफरा तफरी में गोली चल गई, जो उसके पैर में लगी। हिल चुकी एबी ने उसकी राइफल ले ली और बैग में सामान देखा। उसके आश्चर्य के लिए सैनिक ने उसके जैसा पत्थर उठाया था। सैनिक ने इवान नाम के आदमी को पुकारा। एबी ने पूछा कि इवान कौन है, लेकिन वे बात नहीं कर सके। उस समय सैनिक के रेडियो से आवाजें आने लगी। उसने पूछा, क्या यह इवान है? सैनिक ने सिर हिलाया। अजीब बात यह थी कि हर आवाज जॉन जैसी ही लग रही थी। एबी परेशान थी कि जॉन की आवाज उनसे अलग अलग तरीके से कैसे बात कर सकती थी। उसने महसूस किया कि सब कुछ उस काले पत्थर से जुड़ा था। उसने सैनिक के रेडियो से पूछने की कोशिश की कि वह कौन है और क्या चाहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने घायल सैनिक की मदद पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उसके घायल पैर पर पट्टी बांधी और कहा कि वे साथ में उसके बेस की ओर बढ़ें। उसने सहमति दी, क्योंकि वह भी खोया और कमजोर था। दोनों घायल थे और जानते थे कि जीवित रहने के लिए सहयोग जरूरी है। एबी नाराज हो गई, सोचकर कि पत्थर ने मुसीबतें पैदा की हैं, और उसने उसे फेंक दिया। उन्होंने जमी झील पार करने का फैसला किया, जो चलते चलते पिघलने लगी थी। सैनिक की हालत बिगड़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसके नीचे की बर्फ टूट गई और वह ठंडे पानी में गिर गया। नमस्ते।
ए बी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन फिसलकर झील में गिर गई। ठंड असहनीय थी, शरीर जकड़ रहा था, फिर भी उसने मेहनत से बाहर निकलने में सफल रही। उसने मदद के लिए पुकारा, पर कोई नहीं आया। कांपते हुए उसने गीले कपड़े उतार दिए ताकि गर्म रह सके और खुद को दूसरे कपड़े में लपेट लिया। जॉन ने रेडियो पर बात की, अपनी कहानी बताई और कहा कि वह समझता है कि वह कैसा महसूस कर रही है। डर से घबराई, उसने बैग से रेडियो निकाला, बैटरी हटाई और फेंक दिया। फिर भी जॉन की आवाज लौट आई, बताते हुए कि उसने कितना दुख सहा था और उसे लगा कि उसकी आवाज उसे नहीं छोड़ रही थी। मैंने अपनी टीम को मरते देखा, एक के बाद एक। थकी और मुश्किल से हिलने में सक्षम एबी गिर गई और सो गई। उसकी बहन के सपने उसके मन में भर गए, उन खुश पलों की यादें जो उन्होंने साझा किए थे। अचानक एक आवाज से वह जाग गई। ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज थी। उसके अंदर उम्मीद जगी और वह खुद को दिखाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन वह संकेत देने के लिए बहुत कमजोर थी। उसका शरीर हार गया। भ्रमित अवस्था में उसने अपनी बहन को मदद के लिए पुकारते सुना, फिर उसकी ताकत खत्म हो गई। वह बेहोश होकर गड्ढे में फिसल गई। एबी जिस गड्ढे में गिरी वह गर्म पानी से भरा था, जिसने धीरे धीरे उसे पुनर्जीवित किया। उसके पास पायलट की वर्दी में एक आदमी का अवशेष था, जॉन। जिस आवाज को वह सुन रही थी वह एक मृत व्यक्ति की थी। काले पत्थर उसके साथ जुड़ने लगे, उसे घेरने लगे जब वह होश और बेहोशी के बीच डूबती रही। जब उसने आंखें खोलीं तो वह कहीं और थी। उसने खुद को अजीब जगह पर पाया जहां काले पत्थर हवा में तैर रहे थे। जॉन की आवाज आई। उसने कहा कि वह 65 साल पहले आया था, उसी तरह फंसा जैसे वह थी। अब उसे पता चला कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी और उन पत्थरों ने इसे अंजाम दिया था। आपने मुझे यहां क्यों फंसाया? जिस पल आपने टुकड़ा उठाने का निर्णय लिया। एबी ने समझा कि ये पत्थर साधारण खनिज नहीं थे, बल्कि एक जटिल एलियन प्रणाली का हिस्सा थे जो हजारों वर्षों से वहां थी। उन्होंने लोगों को विकल्प दिया, रहने या मरने का विकल्प। जॉन ने प्रस्ताव स्वीकारा, जिससे उसे नया जीवन मिला। हालांकि अब वह पूरी तरह मानव नहीं था। वह जगह उसके घर जैसी लगने लगी और जॉन ने कहा कि अगर वह मान ले तो सब कुछ उसका हो सकता है। उसने मना किया, कहा कि वह सिर्फ अपनी बहन के पास लौटना चाहती है। तुम घर पर हो, क्या कर रही? एबी ने अपनी बहन को बाहर खड़ा देखा और जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, सब कुछ बदल गया। अचानक वह अपने घर के सोफे पर लेटी हुई पाई, जैसे कि जीवन सामान्य हो गया। भावनाओं में बहकर वह बहन के पास दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया, ये कहते हुए कि वह उसे पास पाकर कितनी आभारी है। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं। मैं यहां वापस आने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। जैसे ही उस पल की गर्माहट घटी, एबी को एहसास हुआ कि यह दृश्य असली नहीं था। यह पत्थरों की एक और मृग तृष्णा थी। उदास आवाज में उसने बहन से माफी मांगी और पीछे हट गई। जॉन की आवाज फिर से गूंज उठी, उसे रुकने को कह रही थी, ये जोर देकर कि जो कुछ भी वह चाहती थी वह सब उसके सामने था। उसकी बहन ने लौटने की विनती की, लेकिन एबी ने मुंह फेर लिया। वह फिर से दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन सामने सिर्फ भयंकर बर्फीला तूफान था। उसने गहरी सांस ली और तूफान में कदम रखा। यात्रा और बहन के संग बिताए पल उसके मन में चमक उठे। अगली बार जब उसने आंखें खोलीं तो एबी एक अनजान घर में थी। एक आदमी ने बताया कि उसे बचाया गया और अस्पताल ले जाकर अब वह ठीक हो रही है। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या और लोग मिले हैं, लेकिन उसने कहा कि वह अकेली बची है। अब भी हिली हुई, एबी ने घर लौटने की जिद की। आपके पिताजी ने क्या कहा? वह घर पर ही हैं। जब वह पहुंची तो उसने सबसे डरावना दृश्य देखा। उसकी बहन कमजोर थी, जीवन के अंतिम पलों के करीब। उनके पिता बहुत परेशान थे, एक और प्रियजन को खोने का विचार सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एबी से कहा कि बेटियों के लिए उन्होंने मां की मृत्यु सहन की, लेकिन यह दर्द बहुत भारी है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। कुछ देर बाद एक नर्स ने एबी को बुलाया और धीरे से कहा कि समय हो गया है। एबी कमरे में गई, अपनी बहन के पास खड़ी हो गई। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे गले लगा लिया।
अंत तक उसके साथ रही। सब अच्छा है,